हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे जो कि बिहार बोर्ड में चलता है। और हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे जो कि काफ़ी लंबा था और अब हम लोग इसको एंड करने वाले हैं। आज इसका लास्ट पार्ट होगा, तो लगभग 19-20 पार्ट मेरे ख्याल से हो चुका है। तो शक्ति संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन से ऊर्जा संसाधन का आज लास्ट पार्ट है। तो ये सब हम लोग देख चुके थे सब कुछ, और आज हम लोग गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ने वाले थे। देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले थे। गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत। हम लोग अधिक दिनों तक पारंपरिक शक्ति के साधनों पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि ये समाप्य संसाधन है। अतः गैर पारंपरिक शक्ति संसाधनों से ऊर्जा के विकास की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण है। भारत इस समय विश्व का एक ऐसा देश है जिसने ऊर्जा नवीकरणीय गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सर्वथा प्रदूषण मुक्त होते हैं। सबसे पहले हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोत की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है। यह सामान्यतः हीटरों, कूलर्स, प्रकाश आदि उपकरणों में अधिक उपयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। तो एक दो बात ही इसमें से याद रखना। एक तो फोटोवोल्टाइक सेलों से विपासित सूर्य की किरण जब ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो इससे सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और दूसरा, इसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? गुजरात, राजस्थान में। ठीक है, आ जाते हैं पवन ऊर्जा में। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ मानसून एवं पछुआ पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, मानसून और पछुआ पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय पवनों, स्थलीय एवं समुद्री समीरों का भी विद्युत उत्पादन में उपभोग किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत 300 वायु चलित टरबाइनों को विशेषतया सागर तटीय क्षेत्रों के 12 अनुकूल स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। तो 300 वायु चलित टरबाइनों को 12 अनुकूल स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। देश में पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। मार्च 2006 तक 5,340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है। तो इसकी संभावना कितनी है? 50,000 मेगावाट की, लेकिन मार्च 2006 तक 5,340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है। पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। तो ये सब एरिया जो है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारे तटीय इलाके हैं। ठीक है, तटीय राजस्थान तो नहीं है, लेकिन बाकी सब जो है तटीय इलाके हैं जहाँ पर कि पवन ऊर्जा का सही परिस्थिति है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। तो गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है।
तो पवन ऊर्जा में कुछ थोड़ा बहुत याद रखने जैसा है। तो यह मानसून और पछुआ पवनों से इसमें ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। मानसून और पछुआ पवनें, साथ के साथ स्थानीय पवनें, स्थलीय समुद्री पवनें, ये सारे पवनों के द्वारा। इसके अंतर्गत 300 वायु चलित टरबाइन है जो कि 12 अनुकूल स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। 50,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, लेकिन 2006 तक कितना हो चुका है, 5,340। हालांकि ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या याद रखना। सबसे पहले कि पवन ऊर्जा के लिए कौन कौन सा क्षेत्र है। जैसे कि सौर ऊर्जा के लिए हम लोग गुजरात, राजस्थान याद रखे थे, उसी तरह पवन ऊर्जा के लिए याद रखिएगा तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियाँ। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया से का सबसे बड़ा संयंत्र है, तो ये बात याद रखिएगा। गुजरात के कच्छ में लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र का एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा। और दूसरा बड़ा संयंत्र है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। तो पहला हो गया कच्छ का लांबा और दूसरा है तमिलनाडु का तूतीकोरिन, ठीक है। अब आ जाते हैं ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, ठीक है। यानी यह समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसके बारे में बात कर रहा है। समुद्री ज्वार तथा तरंगों में जल गतिशीलता रहती है, अतः इसमें अपार ऊर्जा रहती है। अनुमान है कि भारत में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है। खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, जहां 7,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी 1,000 मेगावाट तथा सुंदरवन 100 मेगावाट का स्थान है। तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ कहाँ पर है, अनुकूल है। यह 8,000 9,000 आसपास संभाव्य मतलब ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा की संभावना है कि इतना ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। खंभात की खाड़ी में 7,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी में 1,000 मेगावाट और सुंदरवन का जो स्थान है वहाँ पर 100 मेगावाट, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में 7,000 और कच्छ की खाड़ी में 1,000, सुंदरवन में 100 मेगावाट। उसके बाद आ जाते हैं भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। गीजर कूपों से निकलने वाला गर्म जल तथा गर्म झरनों से भी शक्ति प्राप्त किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है तथा दूसरा लद्दाख के दुर्गा घाटी में स्थित है। तो भूतापीय ऊर्जा यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है और वहीं से यह निकलता है। गीजर कूपों से यह निकलता है, यानी जहाँ गर्म जल आप सुनते होंगे कि ज़मीन से गर्म जल निकल रहा है, वहाँ पर यह लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण से भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है और दूसरा लद्दाख के दुर्गा घाटी। तो यही दोनों प्रदेश आपको याद रखना है, हिमाचल के मणिकरण और लद्दाख के दुर्गा घाटी में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं बायोगैस एवं जैव ऊर्जा के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। वस्तुतः जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। पशुओं के गोबर से गैस तैयार करने वाला संयंत्र भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इससे किसानों को ऊर्जा तथा उर्वरक की प्राप्ति होती है। जैविक पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों के उदाहरण हैं। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने के लिए गैस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे कूड़ा करकट का सफाया एवं पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या का भी हल हो सकता है। कचरे को ऊर्जा में बदलने की एक परियोजना दिल्ली के ओखला में शुरू की गई। तो अब इसमें से बस इतना ही याद रखना है कि कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए एक परियोजना दिल्ली के ओखला में शुरू की गई। कचरे से ऊर्जा में बदलने की एक परियोजना है और उसको दिल्ली के ओखला में शुरू की गई। कचरे को ऊर्जा में बदलने की जो परियोजना है दिल्ली के ओखला में शुरू की गई। चलिए आगे देखते हैं शक्ति संसाधनों का संरक्षण। अब संरक्षण के बारे में देखते हैं।
ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। इस परिस्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययता। ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथम ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययता बरती जाए। इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल में ज़्यादा चलते हैं। मतलब ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल में ज़्यादा चलते हैं। आवश्यक बिजली का उपयोग रोककर हम ऊर्जा की बचत बड़े स्तर पर कर सकते हैं। ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा संकट समाधान की दिशा में परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए। इस दिशा में भारत में 1970 के बाद काफ़ी तेज़ी आई है। ये अनेक नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाए जा चुके हैं। अरब सागर, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र आदि में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के स्रोत प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सुदूर संवेदी सूचना प्रणाली का भी उपयोग हो रहा है। तो याद रखिएगा 1970 से काफ़ी तेज़ी आई है। तो कहाँ पर? अरब सागर, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र, इन सब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है। ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग। वैकल्पिक ऊर्जा में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों ऊर्जा सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ तो सतत नवीकरणीय हैं तो कुछ समापनीय। आज वैकल्पिक ऊर्जा में जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के विकास कर उपभोग करना शक्ति के संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। जीवाश्म ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन की आशंका प्रबल हो गई है। अतः इसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपयोग परिहार्य हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखते हैं। ऊर्जा संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव को भूलकर ऊर्जा संकट समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करे, नहीं तो आने वाले दिनों में यह विश्व के लिए दुखदायी सिद्ध होगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज जिसको कहते हैं, विश्वव्यापी संगठन WTO, दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन यानी G8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चलिए, तो यह चैप्टर जो हो गया ये कंप्लीट हो गया। और नीचे देखते हैं कुछ MCQ प्रश्न दिए हुए हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में है? तो यह असम में है, राजस्थान में है, बिहार में या तमिलनाडु में? तो यह असम में है सबसे ज़्यादा। ठीक है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो यह हो जाएगा तारापुर में, घ नंबर तारापुर में। ऊर्जा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कोयला, इसमें कोयला हो जाएगा ग नंबर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक हो जाएगा सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, क नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो यह सर्वोत्तम प्रकार हो जाएगा एंथ्रासाइट, जिसमें कि 90% के आसपास कार्बन होता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा बरौनी में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर के साथ, कोयला के साथ। तो ये ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह सतलज नदी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यह है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तुंगभद्रा, अगर हम गलत नहीं बता रहे हैं तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। नदी घाटी परियोजना, तो यह कर्नाटक के पश्चिम जो, तो तुंगभद्रा कृष्णा, हाँ तुंगभद्रा ही सही होगा। चलिए नीचे देखते हैं। और ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यह जादूगोड़ा, झारखंड जादूगोड़ा। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावना है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो यह खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है। ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो यह बहुत लंबा चैप्टर था और आज इसका एंड हो गया। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको आप लोग कॉपी में मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखे होंगे, इसको रिवाइज करते रहिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स को, क्योंकि इतना लंबा मतलब बड़ा चैप्टर फिर से पढ़ना बहुत, या इसको बार बार देखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 126 पेज का चैप्टर है, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।